हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। आज का जी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही स्पेशल है एंड दैट इज़ लैंड क्रूज़र। हमारे चैनल का बड़ा मेन सब्जेक्ट भी होता है ये। स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करेंगे 100 सीरीज़ लैंड क्रूज़र को। 200 सीरीज़ लैंड क्रूज़र मैं आपके साथ पहले एक दिन काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो वो स्पेसिफिक वीडियो थी ना मेरे चैनल पे, आई स्पोक फॉर मोर देन एन आवर। उसको फिर मैंने कट इट शॉर्ट किया, तो तकरीबन आधे घंटे की वो मुख्तसर करके मैंने वीडियो बनाई। वो पहली दफ़ा ऐसा मेरा एक्सपीरियनस है कि जिस दिन मैं वीडियो बना रहा था और बेसाख्ता मैं बोलते ही गया और मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि मैं कितना बोल गया हूँ। तो सारी दिल की बातें थी, अनऑर्गेनाइज थाट्स आप कह लें। तो इसी तरह मैं आज की वीडियो के बारे में भी शुरू में ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यार ये बस एक लैंड क्रूज़र की जब बात आती है ना, एसयूवीज़ की और लैंड क्रूज़र की, तो ये बड़ा एक स्पेशल टॉपिक होता है। इस पर जब बात मैं कर देता हूँ, छेड़ देता हूँ, तो फिर मुझे खुद समझ नहीं आती कि बात किस तरफ जा रही है। बस जो जो दिल में आता है वो आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट 100 सीरीज़ इन जनरल, उसका ओवरऑल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ, और मोर इम्पॉर्टेंटली मेरा अपना एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग में मैंने गाड़ी यूज़ की है, मेरा उसके साथ जो लिविंग विद द मशीन वाला एक्सपीरियंस है वो क्या है। तो कोई स्पेसिफिक इसका फॉर्मेट नहीं है, जिस तरफ भी बात चलती जाएगी उसको समेटने की कोशिश करेंगे। बट इफ़ यू आर इन टू ओवरलैंडिंग, ऑफ रोडिंग, एसयूवीज़, लैंड क्रूज़र, यू आर मोर देन वेलकम टू स्टे। अगर आप इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते तो शायद ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी बोरिंग हो जाए। तो अब वापस आते हैं 100 सीरीज़ के बारे में। मुझे थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गया ये वीडियो बनाने में क्योंकि काफ़ी देर से दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार शेयर द एक्सपीरियंस, बट आई वॉज वेटिंग कि यार मैं 2-4 ट्रिप से इस गाड़ी पे मार लूँ। बचपन में जो मेरा लैंड क्रूज़र के साथ एक्सपोजर है एज अ किड, वो एज अ पैसेंजर होता था। उस टाइम पे खुद तो गाड़ियाँ नहीं चलाते थे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं था। एंड मेरी एसोसिएशन भी लैंड क्रूज़र्स के साथ तब से बिल्ड होना शुरू हुई। बल्कि ये मैंने एक चीज़ रखी थी आपको दिखाने के लिए कि डैट इज़ एन ऑनर्स मैनुअल फ्रॉम 80 सीरीज़ लैंड क्रूज़र, जो मेरे वालिद साहब ने एल पैक, जो 80 सीरीज़ को जानते हैं, एल पैक एक स्पेशल एडिशन था 80 सीरीज़ लैंड क्रूज़र का। तो मेरे वालिद साहब के पास वो गाड़ी थी और मुझे 80 सीरीज़ से आज तक जितनी इमोशनल अटैचमेंट है वो भी बचपन की पोजीशनिंग की वजह से। एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू लैंड क्रूज़र इज़ फॉर मी इज़ अ प्रीशियस पोजेशन एंड स्पेशल सोवेनियर। तो बात मैं ये कह रहा था कि आई हैड अ गुड नॉलेज अबाउट 100 सीरीज़ लैंड क्रूज़र, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली जो मैंने उस पर अब किया, मैं ट्रिप्स पे लेके जाता हूँ एंड आई एम प्रैक्टिकली लिविंग विद द मशीन। नाउ आई एम इन गुड पोजीशन टू से अ फ्यू थिंग्स अबाउट इट। सबसे पहले हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जी लैंड क्रूज़र इटसेल्फ, ये ब्रांड क्या है, और इसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी एसयूवीज़ के साथ, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में आती है, मैंने लास्ट 200 सीरीज़ की वीडियो में भी ये कहा था कि यार लैंड क्रूज़र की रेसिपी बहुत स्पेशल है एंड दिस स्पेसिफिक थिंग मेक्स इट आउटस्टैंड टू अदर व्हीकल्स। और वो इस तरह से है, देखिए हर गाड़ी को जब बनाया जाता है तो देयर इज़ अ विजन बिहाइंड इट, और फिर उसकी यूटिलिटी और उसका पर्पस। देयर आर फ्यू एसयूवीज़ इन द वर्ल्ड जिनका लग्जरी एंड बहुत ज़्यादा है, दे आर वेरी लग्जरियस, और जब उनका लग्जरी एंड हाई है हो सकता है दूसरी कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। दूसरी तरफ आपको कोई ना कोई ऐसी गाड़ी मिल जाएगी जिसका वाव फैक्टर बहुत हाई होगा, स्पोर्टी लुक बहुत हाई होगी। फिर कुछ ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिनका ऑफ रोड एंड बहुत हाई होगा। दे आर बेयर बोन व्हीकल्स, रिजिड टफ मशीन्स, लकड़ पत्थर। तो लैंड क्रूज़र इस एसयूवीज़ की दुनिया में एक वाहिद ऐसा ऑप्शन है जो इन सारे फैक्टर्स को ब्लेंड करने के बाद एक बहुत अप्रोप्रिएट सोल्यूशन आपके सामने आता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी फैक्टर। यानी कि आपको लुक्स भी मिलती हैं, आपको लग्जरी भी मिलती है, आपको रिलायबिलिटी भी मिलती है, लॉन्ग लास्टिंग एज भी मिलती है, आपको ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी मिलती हैं, आपको रगेडनेस, टफनेस भी मिल जाती है। तो ये बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है कि यार कैसे ये सारे कंपेटिटर्स को बीट करता है, बट आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन नटशेल। इवन दो कि मैं तो इस चीज़ की एडवोकेसी करता हूँ कि आई कैन हैव एन आवर लॉन्ग डिस्कशन जस्ट अबाउट दिस एस्पेक्ट कि लैंड क्रूज़र इज द बेस्ट व्हीकल इन द वर्ल्ड। मैं सिर्फ आपको 3-4 एस्पेक्ट से ओवरव्यू देता हूँ कि दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड व्हीकल इन द वर्ल्ड। अगर आप इसका जोग्राफिकल रीजन देखें, सवाए नॉर्थ अमेरिका की दुनिया का कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पे ये गाड़ी पॉपुलर नहीं है। एंड देयर इज नो अदर व्हीकल इन द वर्ल्ड जो कि अराउंड द ग्लोब हर सर्कमस्टेंसेज में, हर इन्वायरमेंट में यूटिलाइज भी हो रहा है और परफॉर्म भी कर रहा है। एंड देन दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी वेरी फ्यू व्हीकल्स इन द वर्ल्ड जिनका लॉन्गेस्ट रनिंग मॉडल चल रहा है, 50 से लाइनअप स्टार्ट हुआ है एंड इट्स स्टिल इन द प्रोडक्शन। फिर अगर हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो एक लैंड क्रूज़र की एक्सपेक्टेड लाइफ 25 साल होती है, और पूरी दुनिया में ये फैक्ट है कि 25 तो क्या 50 साल बाद भी गाड़ी आपको नहीं छोड़ती, आप गाड़ी को छोड़ते। फिर आप ये देखें कि ये गाड़ी दुनिया में कितने चैप्टर्स में यूज़ हो रही है। ये पर्सनल हाउस होल्ड में यूज़ हो रही है, ट्रैवलिंग में यूज़ हो रही है, ओवरलैंडिंग, कैंपिंग में यूज़ हो रही है, आप वॉर फील्ड्स में देख लें, एम्बुलेंसेज में देख लें, कमर्शियल
सामान लेके जाने के लिए जिन जगहों पे कोई गाड़ी नहीं पहुंचती वहाँ पे आपको ऐसी लैंड क्रूज़र मिल जाएगी। यूनाइटेड नेशंस की एग्जांपल देखें तो दुनिया में करोड़ों लोगों के इमोशंस और लाइफ इंटरेक्शंस इस गाड़ी के साथ कनेक्टेड हैं एंड आई गारंटी दैट देयर इज नो अदर व्हीकल इन द वर्ल्ड जिसका इतना वाइड स्पेक्ट्रम हो। अच्छा जी, ये तो हो गए लैंड क्रूज़र के जज्बात। अब हम आते हैं 100 सीरीज़ के टॉपिक पे। तो मेरी इस गाड़ी से क्या एक्सपेक्टेशंस थी और मैंने ये गाड़ी क्यों खरीदी। ट्रैवलिंग में पहले जो मैं रोड ट्रिप्स के लिए गाड़ी यूज़ कर रहा था वो सर्फ थी, और मैं क्योंकि टोयोटा फ़ैन हूँ और मुझे ये है कि यार एटलीस्ट मेरे पास एक टोयोटा ज़रूर हो, उसके बाद अगर कोई और ऑप्शन आ जाए तो आ जाए। तो सर्फ के बाद अपग्रेड करना था, या प्राडो बनती थी या लैंड क्रूज़र बनती थी, और मेरी कोशिश थी कि मैं लैंड क्रूज़र ले लूँ, वेदर इट्स 80 सीरीज़ 100 200 जो भी मेरे उसमें आए। लेकिन मेरे बजट में उस टाइम पे 100 सीरीज़ ही आ रही थी। और एक और रीज़न जिसकी वजह से मुझे 100 सीरीज़ पे ऊपर आना था, क्योंकि मुझे गाड़ी डीजल चाहिए थी और मुझे अप टायर चाहिए थी। 100 सीरीज़ में जो डीजल इंजन है डैट इज़ 1 HDFT, और 200 सीरीज़ में जो डीजल इंजन है डैट इज़ 1 VD। 200 पहले तो मेरे बजट से ही बाहर थी, लेकिन मैं अगर दोनों डीजल इंजन्स को भी कंपेयर करूं, 1 VD इज़ वेरी सेंसिटिव, और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के लिए 1 HDFT जो है वो एक बहुत ही रिकमेंडेड इंजन है। इनफैक्ट के सम पीपल से कि टोयोटा ने आज तक जितने डीजल इंजन्स बनाए, आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्बो वंस, जितने डीजल इंजन बनाए हैं, 1 HDFT एक ऐसा इंजन है, एक ऐसा बला है कि ऑल टाइम बेस्ट टर्बो डीजल इंजन कमिंग आउट ऑफ टोयोटा। तो एक ये रीज़न थी कि अप टायर लेना था, डीजल लेना था, पर रिलायबिलिटी 100 सीरीज़ में बहुत ज़्यादा मिल रही थी, और एक्सपेक्टेशंस का जो मेरा ग्राफ था वो अच्छे खासे सरप्लस से बीट हुआ। यानी कि अगर मैं 70% चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था तो मुझे 90% मिली हैं। दैट इज़ द लेवल ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन आई एम हैविंग विद दिस व्हीकल। उसके अलावा ये था कि मल्टीपर्पज़ था, 5 डोर है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप इसको फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं, आपको शहर में भी यूज़ कर सकते हैं, रोड ट्रिप्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इन सारी डिटेल्स में 100 सीरीज़ के बारे में एक एक सिंगल एस्पेक्ट अलग अलग रख के डिस्कस करते हैं। 100 सीरीज़ जो गाड़ी है ना, इसका जी 1980s के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हुआ, और 94 के अंदर ये गाड़ी का कंप्लीट डिज़ाइन लॉक हो चुका था। अभी आप देखें कि यार इंजीनियरिंग किस दर्जे की है और किस लेवल का काम ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं कि आप 94 का, मेरी पैदाइश 91 की है, 94 का आप ज़माना इमेजिन करें, गाड़ियाँ इमेजिन करें, और उसके अंदर फिर आप ये गाड़ी इमेजिन करें जिसको आज भी मेरे जैसा बंदा चला के हर रोज़ खुश होता है, एंड दैट इज़ स्टिल द लव्ड पोजीशन अराउंड द ग्लोब अमंग लैंड क्रूज़र लवर्स। 94 में सारा डिज़ाइन लॉक हो गया था। 98 में 100 सीरीज़ जो इन्होंने लॉन्च की थी, केम अप विद मल्टीपल इंजन लेआउट्स। इसमें डीजल भी आया, पेट्रोल भी आया। पेट्रोल के अंदर जो इंजन था डैट इज़ 2UZ V8 इंजन था, और बहुत ही पावरफुल, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला इंजन था। डीजल के अंदर इंजन आया जी 1 HDFT। 1 HD इंजन था 80 सीरीज़ लैंड क्रूज़र में, ये उससे इन्होंने अपग्रेड करके इसको FTE नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंजन लॉन्च किया। ये इंजन उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, एक्सेलरेशन वाइज, टॉर्क वाइज, फ्यूल एफिशिएंसी वाइज। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है वो 4 फॉरवर्ड है, इसीलिए आप देखें कि जो 98 से लेके 2002 तक की जो गाड़ी हैं उनका एक स्ट्रेट लीवर होता है गियर का, और वो 80 सीरीज से बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल है। फिर इसी गाड़ी में एक और डीजल इंजन आया था, डैट इज़ 1HZ, वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता था, एंड डैट इज़ नॉन टर्बो इंजन। और वो इंजन भी आज तक दुनिया में आप कहें कि इस कदर रिलायबल और बुलेट प्रूफ समझा जाता है कि इट्स वेरी सॉट आफ्टर इंजन इन एक्सपीडिशन व्हीकल्स और टफ गाड़ियों में। इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ, 80 सीरीज़ के अंदर जो सस्पेंशन का सिस्टम था वो सॉलिड फ्रंट एक्सल था। सॉलिड फ्रंट एक्सल की वजह से गाड़ी जो है वो आपको ड्यूरेबिलिटी में, टफनेस में और ऑफ रोड में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। उसमें रगेडनेस में उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन जब 100 सीरीज़ आई तो 100 सीरीज़ में उन्होंने इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन दे दिया। इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन में गाड़ी जो है वो थोड़ा सा रगेडनेस, टफनेस पे हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और वो जो कॉम्प्रोमाइज़ जितना सा करती है उतना सा वो उसके लग्जरियस और ऑन रोड कंफर्ट में एडिशन कर देती है। तो टोयोटा ने ये किया कि रेगुलर 100 सीरीज़ के अंदर इन्होंने इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन दे दिया, 1 HDFT इंजन दे दिया, 2UZ इंजन दे दिया, पावरफुल मशीन बना दी, ज़बरदस्त कंफर्ट दे दिया। लेकिन जो बहुत हार्ड ऑफ रोडिंग वाले फैंस थे उनके लिए इन्होंने एक स्पेशल सीरीज़ निकाल दी और उसको बोला 105 सीरीज़। 105 सीरीज़ में इन्होंने 80 सीरीज़ वाली खसूसियत डाली और उसको इन्होंने सॉलिड फ्रंट एक्सल बनाया, लेकिन उसमें इन्होंने 1HZ इंजन दिया, 1 HDFT इंजन नहीं दिया। अब 1 HDFT इंजन जब आया था, ये आज मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा आगे जाके कि यार मुझे इसको चला के क्या फील आती है। हम 98 में इमेजिन करें
ये बहुत बड़ी बला थी। इस हद तक जज्बातियत थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक मैगजीन ने लिखा कि वी विल नेवर फॉरगिव टोयोटा फॉर नॉट गिविंग अस द माइटी टर्बो डीजल इंजन इन 105 सीरीज। कि दुनिया में अगर कोई कौम सबसे ज्यादा जज्बाती है लैंड क्रूजर के बारे में, वो समझता हूँ कि वो ऑस्ट्रेलियंस है। एंड टोयोटा इस चीज़ को आज भी एक्नॉलेज करती है कि ऑस्ट्रेलिया से उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बैकलैश आया था। ऑस्ट्रेलियंस, अगर मैं आपको बताऊं जी, वो इतने जज्बाती हैं लैंड क्रूजर के बारे में। आप ऑस्ट्रेलिया का साइज़ देखें, तकरीबन 3 करोड़ आबादी होगी। दुनिया की आबादी 8 अरब से ज़्यादा है। अब आप परसेंटेज निकालें कि दुनिया की आबादी की क्या परसेंटेज है वो, और दुनिया की 11% लैंड क्रूजर ऑस्ट्रेलिया में। दिस इज हाउ मच दे आर पैशनेट अबाउट इट। एंड उसके बाद जी मूविंग फॉरवर्ड 98 से लेके 2002 तक ये गाड़ी आई है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। 2003 में इन्होंने थोड़ी सी अपग्रेडेशन दी है, जिसमें सबसे पहले गाड़ी का इंटीरियर चेंज किया। और इंटीरियर जो 2003 में इन्होंने दिया, सेंटर कंपार्टमेंट उसमें चेंज था, स्टीयरिंग और डैशबोर्ड के कुछ और पार्ट्स, स्पीडोमीटर चेंज था। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इन्होंने बनाया। इसके अलावा इन्होंने इंजन का कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज की। सेम इंजन है लेकिन ट्रांसमिशन चेंज हो गया। आप देखेंगे 2003 के बाद वाली गाड़ी में जिग जैग गियर आया, डेट इज 5 फॉरवर्ड, और उसके टर्बो का लेआउट डिफरेंट है प्रीडिसेसर से। फिर 2005 में सेम गाड़ी के साथ इन्होंने फेस लिफ्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें फ्रंट लाइट्स और ग्रिल का साइज थोड़ा सा एनहांस किया गया, बैक लाइट्स भी चेंज की गई। 2007 में 100 सीरीज खत्म हो जाती है, उसके बाद 200 सीरीज लॉन्च होती है। नाउ बिटवीन 98 एंड 2007 जो मेजर डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट स्पेक्स के साथ आते हैं, तो छोटे मोटे चेंजेस आते रहे। अब मेजर फर्क जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ 2002 से पहले वाली और 2002 के बाद वाली जो है, इसमें एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। 5 फॉरवर्ड होने की वजह से और टर्बो डिफरेंट होने की वजह से 2003 के बाद वाली गाड़ी की पिक इतनी ज़्यादा है कि मतलब है कि उसको देख के लगता ही नहीं है कि यार V8 इसके साथ भाग सकते हैं। इवन दो कि जो मेरी गाड़ी है, मैं उसमें भी कहता हूँ कि V8 को वो पूरी टक्कर दे देती है। i6 इंजन है ये, इसमें टॉर्क इस कदर ज़्यादा है, एक्सेलरेशन वाइज ये गाड़ी आपको फील ही नहीं होने देती कि आप डीजल गाड़ी चला रहे हैं। ये पेट्रोल गाड़ियों से भी ज़्यादा आपको किक डाउन देती है, लेकिन किक डाउन 2002 से पहले वाली गाड़ी में थोड़ा सा कम है, 2003 के बाद वाली गाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा है। फ्यूल एफिशिएंसी में आपको बताता हूँ कि अराउंड 10 किलोमीटर्स मेरी गाड़ी मुझे अभी दे रही है। कुछ लोगों के पास जो सेम गाड़ी है 4 फॉरवर्ड वाली, वो 10 किलोमीटर से 10 से ज़्यादा भी देती हैं। जिगजैग गियर वाली गाड़ी है, उसमें डीजल वेरिएंट अराउंड 15 किलोमीटर तक मैंने खुद पर्सनली अचीव की हुई है उससे माइलेज। और आप इमेजिन करें कि यार इतनी बड़ी गाड़ी, इसका साइज देखें, हुजम देखें। लोग फॉर्च्यूनर की जब एवरेज देखते हैं 10, 11, 12 किलोमीटर ना, तो वो बहुत खुश होते हैं। फॉर्च्यूनर का आप साइज देखें और क्रूजर का आप साइज देखें, इतना हैवी इंजन और उसके साथ इतना ज़बरदस्त आपको टॉर्क भी देती है। और फ्यूल एफिशिएंसी मैंने आज तक किसी एसयूवी में, हो सकता है किसी की इससे भी ज़्यादा हो, बट अप टू माई लिमिटेड नॉलेज मैंने 100 सीरीज़ लैंड क्रूजर 1 HT से ज़्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मैंने किसी गाड़ी में। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक बताया, क्योंकि अब हमारे चैनल पे लैंड क्रूजर्स के बारे में तो बहुत रेगुलर डिस्कशन होती रहती है। 100 सीरीज़ मुझे पूरी दुनिया से पाकिस्तानी जो हैं, इवन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, UK से, पाकिस्तान से, काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो 100 सीरीज़ चलाते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, मैसेजेस वगैरह उनके साथ आते हैं। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ तक भी बताया कि उन्होंने 15 किलोमीटर प्लस की भी एवरेज अचीव करते हैं, जो कि मेरे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन 10 किलोमीटर, क्योंकि मैं बहुत हैवी फुट से गाड़ी चलाता हूँ, अगर मैं क्रूज़ लगाता हूँ मोटरवे पे तो मेरी गाड़ी 10 से भी शायद अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन क्योंकि हमेशा हैवी फुट से चलती है और मैंने कभी एवरेज एज सच नोट करने की कोशिश नहीं की। जब गाड़ी अच्छा एवरेज देने लग गई तो बस दिल की तसल्ली है, अब वो उसको हम दबा के चलाते भी हैं। बट 10 to 15 किलोमीटर के बीच में आपको 100 सीरीज़ एवरेज दे देती है, ये कंफर्म है। आज से जी तकरीबन 1.5 साल पहले तक ये गाड़ी आपको 5 मिलियन से मिलना शुरू हो जाती थी और तकरीबन ये 9 मिलियन तक जाती थी। 2007 का मॉडल भी, अगर आप टॉप वेरिएंट, टॉप ऑप्शंस, टॉप ईयर लगा लें। अब इस वक्त जो गाड़ी की प्राइस चली गई है, क्योंकि अब सारी गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इसकी प्राइस में भी उतनी एप्रिसिएशन नहीं आई, क्योंकि जनरल रूल ऑफ मार्केट ये होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी, कि गाड़ी की वैल्यू में एप्रिसिएशन तब आती है उसका मॉडल ईयर जितना नया होता है। जब गाड़ियों के रेट रिवाइज होते हैं तो 2019 की गाड़ी में जितनी एप्रिसिएशन आएगी, 2002 या 2004-05 की गाड़ी की में रेशियो अगर आप निकालेंगे तो उतनी एप्रिसिएशन नहीं आएगी। अभी भी ये गाड़ी 6 मिलियन से लेके 12 मिलियन के ब्रैकेट के अंदर आपको ये मिल जाती है। इसके अंदर आप जो कंडीशन आ गई है वो ये कि जी वेरिएंट्स मैटर नहीं करते, ऑप्शंस मैटर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की कंडीशन, इंजन, सस्पेंशन
और ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो मैटर करती है, क्योंकि पुरानी गाड़ी हो गई है और ज़्यादातर लोग जो इसको ट्रैवलिंग के लिए, ओवरलैंडिंग के लिए अब ये गाड़ियाँ ले रहे हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि वो बेसिक ले लें, वो हाइट कंट्रोल वाली गाड़ी बल्कि ना लें। सादी सस्पेंशन है, ज़्यादा वो गाड़ी टफ़ हो जाती है, उसको फिर अगर उसको ने मॉडिफाई करना है, इक्विप करना है, वो भी उसके लिए कंपैटिबिलिटी ईजी हो जाती है। जो हाइट कंट्रोल सस्पेंशन वाली गाड़ियाँ हैं वो आप एक दफ़ा देवसाई से चक्कर लगा के आए, वापस आए तो उनका फिर बैलेंस आउट हुआ होता है। फिर आ जाते हैं जी कि हैंडलिंग और इस गाड़ी की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके बारे में। मैं आपको ये बताता हूँ कि मुझे पर्सनली 100 सीरीज़ में जी डीजल गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। V8 इंजन बहुत मज़े का, बहुत अच्छा उसका साउंड है, किक डाउन आपको कमाल देता है। बट जो परफॉर्मेंस मतलब है कि डीजल इंजन, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, 1 HP दे देता है, आप हैरान रह जाएंगे। किक डाउन एक्सट्रीम, टॉर्क की सारी ज़िंदगी आपको कमी फील नहीं होगी, आपको कहीं पे भी टॉर्क पे लेट डाउन होने नहीं देता। हैंडलिंग 100 सीरीज़ की इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि कुछ लोग मुझे कहते थे कि यार इसका बॉडी रोल बहुत कम है, उन्हें ये लगता है कि इसका बॉडी रोल शायद 200 सीरीज़ से भी कम है। अब मैंने 200 सीरीज़ भी यूज़ की है और 100 भी यूज़ की है, मुझे 100 ज़्यादा इंटैक्ट फील होती है। डायमेंशंस में थोड़ा सा फ़र्क है, 2 की ज़्यादा है, 100 की कम है। लेकिन हम जब इस पे मतलब है कि गोइंग अराउंड द कॉर्नर्स, फर्स्ट लेन से आप सीधा थर्ड में, थर्ड से सीधा फर्स्ट में जाएं, तो 100 में थोड़ा सा ना एक आप कह लें कि कुछ 19-20 का आप फ़र्क निकालें, ज़्यादा नहीं, कि उसमें थोड़ा सा ना बॉडी रोल ज़्यादा फील होता है। 100 बिल्कुल समेटी हुई और कंपोज लगती है। आई डोंट नो, बल्कि जो ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होंगे वो नीचे कमेंट करके बता दें उन्होंने कौन सी भी यूज़ की, 100 की है, 200 की है। तो इतनी ज़बरदस्त इस गाड़ी की हैंडलिंग है। मैं आपको पता है अपने चैनल पे कभी भी स्पीडिंग को प्रमोट नहीं करता, ना ही मैंने कभी ये चीज़ एक्सरसाइज करके डेमोन्स्ट्रेट की है। लेकिन ज़ाहिर है जी, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम भी गाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, चारों टायर गाड़ियों के हवा में भी जाते हैं और 190 की स्पीड पे ये 100 सीरीज़ का एक टर्न हमने काटा और 100 ने वो टर्न ऐसे काटा कि वॉज लाइक, मैं ये लग रहा था कि अगर ये 190 के बजाय तकरीबन 210 पे भी होता तो काट जाता, लेकिन 190 पे तो ये गाड़ी लॉक है। तो मैक्सिमम आपको एक अच्छा ऑफ रोड ऑन रोड ब्लेंड वाला व्हीकल, अब ये नहीं मैं कह रहा कि रेंज रोवर से अच्छी हैंडलिंग हो सकती है इसकी, पोर्श की, रेंज रोवर की, जर्मन एसयूवीज़ की हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन फिर वही बात है पहले वाली कि रेसिपी कमाल है कि सारे एंड्स मिक्स करके रिलायबिलिटी देने के बाद भी इतनी अगर अच्छी हैंडलिंग दे देते हैं तो मेरे लिए ये हैंडलिंग रेंज से भी ऊपर है, हर यूरोपियन एसयूवी से भी ऊपर है। इसके अलावा एक चीज़ जो कि पाकिस्तान में अक्सर लोग डिस्कस करते हैं, मैं पहले सर्फ चलाता था और हम जब ऑफ रोडिंग करते हैं, ट्रैक्स छोटे होते हैं, नैरो होते हैं, हमारे पास नॉर्थ में आपने देखा है कि रोड्स भी जो है ना वो बहुत बड़ी हाईवेज तो नहीं होती, पहाड़ों में ज़रा रास्ते छोटे होते हैं, आपने ओवरटेकिंग करनी है, कॉर्नर्स पे जाना है, मनूवरिंग शुरूवरिंग, और बिल्कुल जो नैरो ऑफ रोड ट्रैक्स होते हैं कच्चे, उन पे जब क्रॉसिंग्स आती हैं तो छोटा साइज़ बहुत माकूल रहता है। सर्फ में ये बहुत एडवांटेज था। तो मैं सोचता था यार क्रूज़र में शायद ये डाउन साइड है, लेकिन नहीं, एक जगह जहाँ रास्ता है ही छोटा वहाँ पे तो आपको मसला ज़ाहिर है, छोटी गाड़ी आपको एज देगी, बड़ी गाड़ी वहाँ फंस जाएगी। लेकिन उसके अलावा हमारी हाईवेज, कराकरम हाईवे पे लैंड क्रूज़र जो बिछ के चलता है, आपको एक जंबो जेट वाली फील आती है, आपको लगता है बोइंग 747 उड़ रहा है। किसी जगह पे आपको ये फील नहीं होगा कि गाड़ी लूज़ हो रही है, ट्रैक्शन आउट हो रही है। सॉरी, मैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया, मैं बताने ही भूल गया कि लैंड क्रूज़र्स आर फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव। 80 भी ऐसे ही है, 100 भी ऐसे ही है, 200 भी ऐसे ही है। तो कुछ लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होता, वो 4x4 के बारे में क्वेश्चन करते हैं, लेकिन लैंड क्रूज़र्स आर फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव। डू नॉट कंफ्यूज देम विद ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव गाड़ी में डिफरेंस है, ये डिबेट फिर किसी टाइम करेंगे। लेकिन 4 व्हील ड्राइव में इस तरह से कि जब आप रेगुलर कंडीशन में गाड़ी चला रहे होते हैं तो 80% पावर पिछले टायर जनरेट कर रहे हैं, 20% अगले कर रहे हैं। अगर आप डिफ इंगेज कर देते हैं, सेंटर डिफ, तो फिर 50-50 वो हो जाता है। फिर इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, लो 4 और है, डिफ के साथ और है, बट ओवरऑल ये है कि जी 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से गाड़ी फ्यूल पे थोड़ी सी हैवी होती है, लेकिन गाड़ी की ट्रैक्शन और उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी पे। मैं कहता हूँ कि मेरी गाड़ी तकरीबन आप देखें जी 20 साल पुरानी है और मैंने अभी इस गाड़ी को 10,000 किलोमीटर चलाया है। सिवाय ऑयल चेंज के मैंने अभी तक इस गाड़ी का कोई काम करवाया ही नहीं है। मैं ये आपको बताता हूँ कि हमारे माइंड में होता है जी कि करोला
सिविक, ये गाड़ियाँ बहुत रिलायबल हैं। अगर आप आज 2004-05 मॉडल की करोला लेने जाते हैं तो आप हेसिटेट नहीं करेंगे। लैंड क्रूजर्स, प्राडो, हाइलैक्स, ये गाड़ियाँ दे आर एज बेसिक एज करोला और एज एनी सिंपल कार। दे आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। बल्कि मैं जो 25 साल की एज वाली बात करता हूँ वो ये है कि यार करोला भी उतनी ड्यूरेबिलिटी के साथ डिज़ाइन नहीं होती जितनी ड्यूरेबिलिटी के साथ क्रूज़र डिज़ाइन होता है। तो अगर आप क्रूज़र भी पुराना लेने जा रहे हैं, 20 साल पुराना लेने जा रहे हैं, 30 साल पे पुराना लेने जा रहे हैं, इसमें कोई हेसिटेशन नहीं है। गाड़ी आपको, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि आपको अच्छी कंडीशन की मिल जाए या आप उसको अच्छी कंडीशन में ले आएँ और आपको उसी तरह की रिलायबिलिटी देगी जैसे कोई नई गाड़ी देती है, क्योंकि ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बेसिक हैं, इनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं। वो अलग बात है कि हर इंसान का पर्सनल टेस्ट है, वो नई गाड़ी चलाना पसंद करता है या पुरानी गाड़ी पसंद करता है। लैंड क्रूजर्स के क्योंकि टोयोटा होने की वजह से पाकिस्तान में पार्ट्स बहुत ईजीली अवेलेबल हैं, ज़्यादातर काबली पार्ट्स मिल जाते हैं, उनकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल होती है। मैकेनिक्स इन गाड़ियों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं क्योंकि हमारे मोस्टली मैकेनिक ग्रेजुएट टोयोटा के स्कूल से हुए होते हैं। तो आपको ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी में ये चीज़ देखें, आप सखर बैठे हैं, आप कोयटा बैठे हैं, जामशोरों में हैं, आप चित्राल में, आप कराची में, गवादर में, आप कहीं भी हैं आप पाकिस्तान में, यू कैन स्टिल ओन अ टोयोटा एंड यू कैन स्टिल ओन अ लैंड क्रूजर बिकॉज हर जगह से आपको फैसिलिटेशन मिलेगी। तो इस गाड़ी में अभी मेरे साथ अक्सर लोग बहस करते हैं, नहीं जी हमने फॉर्चूनर लेना है, उनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है लैंड क्रूजर का फॉर्चूनर का। लेकिन एक ट्रेड ऑफ है, नई गाड़ी वर्सेस पुरानी गाड़ी। पुरानी गाड़ी अगर कोई और गाड़ी है ठीक है, उसमें डाउन साइड ज़्यादा होंगी, बट इफ़ यू आर गोइंग इन एन ओल्ड कार, मिनिमम डाउन साइड्स आपको लैंड क्रूजर में मिलेंगी। और एक और छोटी सी बात जो मैं बताऊं वो ये है कि यार देखें, लैंड क्रूजर सस्ती गाड़ी नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से एक महंगी गाड़ी है, पाकिस्तान में स्टेटस सिंबल भी समझा जाता है। तो आपसे पहले जिसने ज़ाहिर है 10 साल पहले, 15 साल पहले या 5 साल पहले ये गाड़ी इस्तेमाल की होगी, वो कोई वेल ऑफ बंदा ही होगा, तो उसने कोशिश की होगी कि वो थोड़ा सा गाड़ी का बेहतर ख्याल रखे, गाड़ी को बेहतर मेंटेन करे। एक सस्ती गाड़ी, एक छोटी गाड़ी को लोग ज़्यादा रफ यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि लैंड क्रूजर के जितने भी प्रीवियस ओनर होंगे उन्होंने इसको थोड़ा सा कम मिसयूज़ किया होगा। रेगुलर ऑयल चेंज वगैरह की जो मैं मेंटेनेंस करवाता हूँ, डेट कॉस्ट अराउंड 20,000 से 30,000। बाकी अगर आपका 100 सीरीज़ के साथ कोई खर्चे वाला काम बहुत निकला, आपका एक्सपीरियंस रहा हो, आप नीचे कमेंट कर दें, उससे दूसरे लोगों को भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप में फ्यूल भी बहुत मैटर करता है, जैसे अभी मैंने पहले बात की थी कि डीजल इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है। अगर आप V8 इंजन 100 सीरीज़ में लेते हैं, 200 में लेते हैं, 5-6 किलोमीटर की एवरेज से ज़्यादा वो गाड़ी आपको एवरेज नहीं देती। वेयरएज़ अगर आप यहाँ पे डीजल चला रहे हैं तो 10 किलोमीटर से तो आपकी कहानी शुरू हो रही है, एंड देन यू कैन गो अप ऑल द वे अप टू 15 किलोमीटर्स। तो जो आप रिवो से, फॉर्चूनर से एवरेज लोग बहुत खुश होते हैं कि यार ये करोला से भी ज़्यादा अच्छी एवरेज दे रही है, करोला से अच्छी एवरेज क्रूजर भी दे सकता है। आप 1 HDFT चला के तो देखिए। डिज़ाइन वाइज मैं कहूँगा कि यार इस गाड़ी का डिज़ाइन डिसेंट है। इस गाड़ी का डिज़ाइन ना तब बहुत लाउड था, हमेशा से मैं कहता हूँ कि क्रूजर्स आर नॉट मेंट टू बी वेरी लाउड एंड फ्लैशी। उनका वाव फैक्टर देख के नहीं निकलता, उनका वाव फैक्टर यूज़ करके निकलता है। उनका वाव फैक्टर तब होता है जब आप खड़े हैं ना और साथ ऐसे करके यूँ करके ऊपर चढ़ती है क्रूज़र, आप कहते हैं कि तो नंगी, वो होता है क्रूज़र का वाव फैक्टर। और पाकिस्तान में आजकल जिस तरह ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियों का ट्रेंड चल गया, बहुत ज़्यादा लोगों को अब इसकी सेंस आ गई, समझ आ गई है। तो इस गाड़ी से ज़्यादा अच्छा अगर आप टूरिंग व्हीकल बनाना चाहते हैं, लग्जरी वाला जिसमें आपको कंफर्ट भी मिले, इससे अच्छा आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नहीं। मैं अक्सर दोस्तों में बैठा होता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार लैंड क्रूज़र का फ्यूचर अगर कहा जाए ना तो सबसे ज़्यादा ब्राइट है। वो इसलिए कि एवरी मॉडल ऑफ दिस कार इज़ अ कलेक्टेबल राउंड द वर्ल्ड। अगर आप देख लें कि लैंड क्रूज़र के अंदर सबसे कम डेप्रिसिएशन आती है, सबसे ज़्यादा पुरानी लैंड क्रूज़र में डेप्रिसिएशन। अभी ऑस्ट्रेलिया में जब मैं था तो मेरा प्लान था मैंने 100 सीरीज़ लैंड क्रूज़र लेनी है। आज वक्त ये आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया की और पाकिस्तान की 100 सीरीज़ की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम होने वाली हैं, क्योंकि पता है ऑस्ट्रेलियंस को भी कि यार कोई और ऑप्शन ही नहीं है। 100 सीरीज़ जो आपको मज़ा दे रही है, जो आपको यूटिलिटी दे रही है, वो वहाँ पे भी इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से देखा जाए उस प्राइस रेंज में आपको मिलता ही नहीं है। और फिर जब बहुत ज़्यादा लोग उसको एक सॉर्ट आफ्टर व्हीकल बन जाता है तो वो फिर उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कि आपको पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में आप देखें कि 2010 का रेंज सस्ता होगा, पोर्श क्यान सस्ती होगी, आपको 2000 मॉडल का क्रूज़र महंगा मिलेगा, तगड़ा 1 HDFT पूरी दुनिया में होगा। हर ओवरलैंडर, हर ऑफ रोडर उसको सलाम करेगा।